बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट बेसिकली हम ये कोर्स कर रहे हैं, उसमें हमारा ये छठा लेक्चर है जो कि कॉस्ट एस्टीमेट प्रोसेस के ऊपर है। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हम कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल करेंगे इसमें वो मेंशन की गई है। सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए जी कॉस्ट एस्टीमेट कहते किसे हैं। जैसे कि आपको डेफिनेशन में वर्ड अप्रोक्सीमेशन नज़र आ रहा होगा, जिसे मैंने बाकायदा अपर केस लेटर में भी लिखा है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? मतलब आपने अंदाज़ा लगाना होता है इधर। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। मतलब इधर आपने अंदाज़ा लगाना है कि जो हम लोग अपने मॉनेटरी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट एक्टिविटी के ऊपर, उन पे हमारी कितनी लागत या कितनी कॉस्ट आएगी। ये अंदाज़ा लगाने का जो प्रोसेस होता है उसे एस्टीमेट हम कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा, एक्टिविटी नंबर 1 लिखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अप्लाई हुए हैं और उन रिसोर्सेज की जो कॉस्ट है वो आगे दिखाई गई है करेंसीज में, डॉलर्स की शेप में। इस तरह नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके भी सेम उसी तरह है, उनको सम अप किया है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बन गई है। इन सब को सम करके ये प्रोजेक्ट कॉस्ट बना दी है। इसके ऊपर वर्ड अप्रोक्सीमेशन उन्होंने इस्तेमाल किया है। अप्रोक्सीमेशन इस वजह से इस्तेमाल किया है कि ये कन्फर्म आपकी वो, यानी कि जिधर आपका एंड होगा प्रोजेक्ट, लाजमी नहीं है कि यही प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो सकता है एग्जीक्यूशन स्टेज में आपको ज़्यादा पैसे लग जाएं, हो सकता है जो आपने प्लान किया है ये एस्टिमेट लगाया है, हो सकता है उससे कम पैसे लगें। इस वजह से वर्ड इस्तेमाल करते हैं अप्रोक्सीमेशन। इट डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने इसको किस तरह डिफ़ाइन किया है, ये तो डेफिनेशन मैंने इधर एक्सप्लेन की है पीएम बॉक में, किस तरह पीएमआई ने इसे डिफ़ाइन किया। एस्टिमेट कॉस्ट is the process of developing an approximation of cost of resources needed to complete project work. The key benefit of this process is that it determines the monetary resources required for the project. This process is performed periodically throughout the project as needed. The input tools and techniques and output of this process are डिपिक्टेड इन फिगर 7.4। वो नेक्स्ट ये आपको जो प्रोसेस हम जिस तरह करेंगे ये आगे फिगर में आपको दिखा दिया जाएगा। एस्टिमेट कॉस्ट प्रोसेस, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इनपुट्स में मौजूद होनी चाहिए, क्या हम टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे और क्या चीज़ हमारे पास हासिल होगी, ये चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे। इनपुट में हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स का आपको पता होना चाहिए, और टूल्स एंड टेक्निक्स हम कौन कौन सी इस्तेमाल करेंगे। एक्सपर्ट जजमेंट, एनालॉगस एस्टिमेटिंग टेक्निक, पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग टेक्निक, बॉटम अप एस्टिमेटिंग टेक्निक, 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग। इसके अलावा हम डेटा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कौन कौन से करेंगे? अल्टरनेटिव एनालिसिस, रिजर्व एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हम कौन से इधर इन कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे अपने इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए या फिर एस्टिमेट तैयार करने के लिए। जिस तरह बात का हम एक्सेल फाइल इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इसके अलावा हम इस्तेमाल प्राइमरीरा करते हैं। इसके अलावा जी हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड वन है जो हमारा डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग की डिफरेंट टेक्निक्स है जो हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद है जी आउटपुट्स। इसके यानी कि ये टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास आउटपुट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें में हासिल हो। जैसा कि आपको पता है ये जी प्रोसेस किस चीज़ का एस्टिमेट कॉस्ट प्रोसेस है। तो इसमें हमारे पास जी एस्टिमेट तो हासिल होगा ही होगा। आपको पता है कॉस्ट मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ एस्टिमेट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट। अपडेट हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को करेंगे, पीछे हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। लेसन लर्न रजिस्टर था, प्रोजेक्ट शेड्यूल था, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स थी, रिस्क रजिस्टर था। उनकी बेसिस के ऊपर हमारे पास ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे। अजम्पशन लॉग, लेसन लर्न रजिस्टर और रिस्क रजिस्टर। ये फ्लो दिखाया गया है कि हमारा जो डेटा है किस तरह फ्लो करेगा। जिस तरह ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पीछे मैं बताना आपको भूल गया कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स किसे बोलते हैं। ये बेसिकली प्रोसीजर, प्रैक्टिस और पॉलिसीज आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं जो पहले से बनी होती हैं। आपने उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को लेके चलना होता है। तो ये चीज़ें आप साथ इस्तेमाल करेंगे। और इन सब चीज़ों से डेटा हमारे पास जाएगा प्रोसेस में, एस्टिमेट कॉस्ट में। उसके नतीजे में हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनेंगी, कॉस्ट एस्टिमेट बनेंगे। ये आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे, कॉस्ट एस्टिमेट्स लिखा हुआ है और बेसिक्स ऑफ एस्टिमेट्स लिखा हुआ है कि किस बेस को हम किस चीज़ को बेस बना के, जिस तरह MRS मार्केट रेट सिस्टम आपको बताया था बाई एनुअली ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें देता है, उसके लिहाज से हम ये अपने एस्टिमेट बनाते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ एस्टिमेट्स आप एक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। और नीचे आप देख लें, ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो पहले से आपने इनपुट्स में लिए थे वो आपके आगे जाके आउटपुट में अपडेट हो रहे हैं। ये एजम्पशन लॉग, लेसन लर्न रजिस्टर्ड और रिस्क रजिस्टर्ड, ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आगे में मेंशन कर दिया है। ये सिंपल है, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया इनपुट्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। मगर आपको बताता जाऊँ कि कोस्ट स्कोप बेस लाइन, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान आप क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, कोस्ट मैनेजमेंट प्लान के कोस्ट आप किस तरह अपना बजट तैयार करेंगे, सारी उसकी डिटेल्स। स्कोप बेस लाइन आपने वर्ड पहली मरतबा सुना है। स्कोप बेस लाइन आपको बताता जाऊँ कि स्कोप बेस लाइन जो हमारे पास है ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट्स है, इसका टेम्पलेट आपको मैं आपको क्लासरूम में दिखा दूंगा कि स्कोप स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली ये प्रोजेक्ट की जस्टिफिकेशन इधर दी जाती है और सक्सेस क्राइटेरिया बताया जाता है प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में। WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये आप एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं, आपको पता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। आगे WBS डिक्शनरी, ये नई चीज़ है आपके लिए। जैसे WBS हमारा बनता है उसके साथ WBS एक डिक्शनरी एसोसिएट होती है। एक्टिविटी नंबर जो हमने मेंशन किया होता है वो एक कॉलम की शेप में, ये WBS जो होता है ना ये एक टेम्पलेट होता है। डिक्शनरी जो होती है ये एक टेम्पलेट की शेप में हम बताते हैं अपने प्लान में कि ये हम इस्तेमाल करेंगे। उस उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें जी आपकी एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि इस एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, इसके ऊपर रिसोर्सेज कौन से अप्लाई होंगे और टोटल कॉस्ट कितनी होगी उस एक्टिविटी की। ये चीज़ें हम मेंशन करेंगे अपनी WBS डिक्शनरी में। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, लेसन लर्न रजिस्टर्ड, ये प्रीवियस आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हुए हैं ये उससे रिलेटेड एक रजिस्टर आपने तैयार किया होता है। जो जो आपने लेसन अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से हासिल किए हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। प्रोजेक्ट शेड्यूल, प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है जी आपने प्रोजेक्ट डेट्स को मद्देनज़र रखते हुए ना अपने एस्टिमेट तैयार करने होते हैं।
कि अगर मैंने इस डेट तक कंप्लीट करना है, उससे मद्देनज़र रखते हुए मुझे अपनी सारी कॉस्टिंग की प्लानिंग करनी होगी। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, कोई भी एक्टिविटी हो उसको करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिकली ये रिसोर्स के ऊपर ही हम कॉस्ट अप्लाई करते हैं। हमारी हमारी टोटल एस्टिमेशन इन रिसोर्सेज के ऊपर हो रही होती है। तो ये रिसोर्स रिक्वायरमेंट एक डॉक्यूमेंट है कि कौन कौन से रिसोर्स हमें चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। वो भी इधर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपके पास मौजूद होगा, आपने उन्हीं के ऊपर एस्टिमेशन आपने करनी है सारी। रिस्क रजिस्टर, आपको एक्टिविटी का पता है, आपको रिसोर्सेज का पता है, उसके ऊपर कौन से रिसोर्सेज लगेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी के साथ कौन सा रिस्क एसोसिएट है, ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सको, कॉन्टीजेंसी रिजर्व की प्लानिंग कर सको नाउन रिस्क के लिए, और अननाउन रिस्क जो हमारे हैं उसके लिए मैनेजमेंट रिजर्व की प्लानिंग साथ साथ कर सको। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से इनपुट्स होते हैं जी। इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर से क्या मुराद है? द इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस द एस्टिमेट कॉस्ट प्रोसेस इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट पर इफेक्ट या असरअंदाज हो सकते हैं। जैसे कि मार्केट कंडीशन है, मार्केट में रेट कभी जी किस मटेरियल का अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, वो असरअंदाज हो सकते हैं। पब्लिश्ड कमर्शियल इंफॉर्मेशन, हो सकता है जो इंफॉर्मेशन है जो पहले से मौजूद है उसमें कोई चेंजिंग आ जाए। एक्सचेंज रेट है इन्फ्लेशन, हो सकता है जो आपने प्लानिंग की है जी डॉलर के 230 के रेट पे, मगर हो सकता है कि कुछ अरसे बाद वो 250 पर पहुंच जाए, 280 पर पहुंच जाए। तो ये फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं। आपको इनको साथ लेके चलना होता है, क्योंकि आपने ये एस्टिमेट करते हुए आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि जी और जिस तरह डॉलर रेट है, हमारा इन्फ्लेशन रेट है, उसको सामने रखते हुए जी इतने परसेंट ये एनुअली बढ़ रहा है, तो मैं इतने परसेंट का कुशन रखूँ अपने एस्टिमेट में, ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ ले के जा सकूँ, ओवर बजट ना हो। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। जैसे आपको बताया था कि कुछ ना कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कोई काम करने के लिए कोई प्रोसीजर बनाया होता है, कोई अपनी पॉलिसी तैयार की होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होते हैं, जिस तरह टेम्पलेट्स आपको फॉर्म की शेप में दे देते हैं, तो उनको आपने फॉलो करना होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, ये इस प्रोसेस में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के एसेट्स जो इसमें से क्या क्या चीज़ें हम लेंगे? कॉस्ट एस्टिमेटिंग पॉलिसीज, कॉस्ट एस्टिमेटिंग टेम्पलेट्स, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड लेसन लर्न रेपोजिटरीज। एस्टिमेट कॉस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स, एक्सपर्ट जजमेंट। फर्स्ट जो हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो एक्सपर्ट जजमेंट है। एक्सपर्ट जजमेंट क्या चीज़ है? एक्सपर्टीज शुड बी कंसिडर फ्रॉम इंडिविजुअल और ग्रुप विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग टॉपिक्स: previous similar projects, information in the industry, discipline and application area, and cost estimating method. इन फर्स्ट टेक्निक हम उस फील्ड का कोई भी एक्सपर्ट बंदा है उससे हम ओपिनियन लेंगे। उसने हो सकता है उस एक्सपर्ट ने पहले से उस टाइप का कोई प्रोजेक्ट किया हो, हम उसका ओपिनियन कंसिडर कर सकते हैं अपने एस्टिमेशन में। तो एक हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं एक्सपर्ट जजमेंट, सेकंड एनालॉगस एस्टिमेटिंग, थर्ड पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग, और नंबर 4 है बॉटम अप एस्टिमेटिंग। एनालॉगस क्या चीज़ होती है जी? एनालॉगस एस्टिमेटिंग uses a similar past project to estimate the duration or cost of your current project.
एनालॉगस में जी इस तरह होता है कि पहले से सेम नेचर के प्रोजेक्ट्स हुए होते हैं। आप जो पहले से एस्टिमेशन कॉस्टिंग उन प्रोजेक्ट के ऊपर हुई होती है, हम उसे कंसिडर कर लेते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए, जो मतलब सेम नेचर के हो। जिस तरह एक बिल्डिंग तैयार हुई है, सेम स्पेसिफिकेशन की हमने सेकंड बिल्डिंग तैयार करनी है, तो हम वो फर्स्ट बिल्डिंग की जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग की होगी उसे कंसिडर कर लेंगे अपनी न्यू बिल्डिंग के लिए। तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी? एनालॉगस एस्टिमेटिंग। उसके बाद सेकंड है जी पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग। Parametric estimating is based on unit rate per activity. It is much more accurate than analogous estimating when there is data available. Parametric ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है एनालॉगस की निस्बत। पैरामेट्रिक में जी आप एरिया को मल्टीप्लाई करते हो उसके जो रेट होता है यूनिट का, मतलब जो हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेट के साथ, तो हमारे पास जो कॉस्टिंग वैल्यू आएगी वो पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग कहलाएगी। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल्स दूंगा, मज़ीद आपको ना इन दोनों का फ़र्क वाज़ह हो जाएगा कि एनालॉगस और पैरामेट्रिक में क्या डिफरेंस है। इसके बाद बॉटम अप एस्टिमेटिंग है। जिस तरह आपको मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ बॉटम अप एस्टिमेटिंग क्या होती है। ये हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हमारे सबसे निचला लेवल कौन सा होता है? वर्क पैकेज या एक्टिविटी। हम नीचे से कॉस्टिंग करना शुरू करते हैं, अपने एक्टिविटी लेवल की कॉस्टिंग करते हैं, उनका जो सम होता है हमारे वो डिलीवरेबल का सम बन जाता है और सारे डिलीवरेबल का सम मिलके हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बन जाती है। एक एस्टिमेटिंग का ये भी तरीकाकार है, बॉटम अप एस्टिमेटिंग कहलाता है। ये एक एग्जांपल मैंने कोट की है एनालॉगस और पैरामेट्रिक एस्टिमेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए। एक घर की हमने पेंटिंग करनी है। कंसीडर पेंटिंग अ हाउस। एनालॉगस एस्टिमेटिंग हाउस ए इज अबाउट द सेम साइज एज हाउस बी, सो इट विल प्रोबेबली टेक अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ पेंट एज प्रीवियस प्रोजेक्ट। दो घर हैं, ए को मैंने कह दिया जी घर को नाम दे दिया ए और दूसरे को बी दे दिया। कहते हैं सेम साइज के हैं, इनकी हमने पेंटिंग करवानी है। घर ए की हमने करवाई है, हमें पता चल गया जी उस पे हमारी इतने एस्टिमेशन इतने गैलन पेंट सर्व हुआ। तो सेकंड घर के लिए हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि सेम गैलन जितने हमारे कंज्यूम हुए थे पहले घर के लिए, सेकंड घर के लिए भी हम उतनी कॉस्टिंग में ले लेते हैं। ये एग्जांपल होगी जी एनालॉगस एस्टिमेटिंग की। उसके बाद पैरामेट्रिक क्या है, किस तरह हम इसी सेम प्रोजेक्ट को पैरामेट्रिक में किस तरह लेंगे। A gallon of paint cover x, x का इधर मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, गैलन ऑफ पेंट कवर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर फीट, मतलब स्क्वायर फीट के लिहाज से हम कैलकुलेट करेंगे कितने गैलन हमारे कंज्यूम होंगे। बेस्ड ऑन अ हाउस ऑफ सर्टन साइज वी में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड। इधर हम ये देखें यूनिट एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उसके साइज से, मतलब एरिया से स्क्वायर फीट उसका एरिया है उस घर का, तो हमारे पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी कॉस्टिंग की या ड्यूरेशन की। ये पैरामेट्रिक एस्टिमेशन कहलाता है। इसमें हम यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं अपनी क्वांटिटी को, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एनालॉगस में प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट हुआ हो उसकी एस्टिमेशन हम कंसिडर करते हैं। पैरामेट्रिक में यूनिट रेट को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से। ये एक और एग्जांपल मैंने कोट किया बॉटम अप एस्टिमेशन के लिए, उसका कंसेप्ट आपको समझ आए बॉटम अप एस्टिमेशन होता है क्या है। ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिकली शो हो रहा है आपको कि कोई प्रोजेक्ट हो सकता है।
सबसे लोएस्ट लेवल पर आप देखें आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर वर्क पैकेज है, वर्क पैकेज के ऊपर फेज और डिलीवरेबल्स हैं, ऊपर प्रोजेक्ट है। ये नीचे जो एक्टिविटीज़ हैं या वर्क पैकेज है, इनकी हम एस्टिमेटिंग करेंगे, हमारा इसकी कॉस्टिंग हम फाइंड करेंगे। इसकी कॉस्टिंग फाइंड करने के बाद उनका जो सम होगा वो हमारे फेज या डिलीवरेबल का सम बनेगा, और उन फेज और डिलीवरेबल का सम है जो वो हमारे प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कॉस्ट बनेगी। ये साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, बॉटम अप एस्टिमेशन ऑन वर्क पैकेज एंड एक्टिविटी लेवल। इसके ऊपर हमने एक्टिविटी लेवल के ऊपर एस्टिमेशन की। उसके ऊपर क्या चीज़ है, ये एरो में आपको नज़र आ रहा है, एग्रीगेशन ऑफ बॉटम अप एस्टिमेशन। नीचे जो हमने एस्टिमेशन की थी उन्हें एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या होता है, सम, हमने सम कर लिया, और उन सब को सम करने जो हमारे डिलीवरेबल है उनका सम करेंगे तो प्रोजेक्ट एस्टिमेट बन जाएगा। ये ऊपर हेडिंग आपको नज़र आ रही है बॉटम अप एस्टिमेटिंग की। ये सिंपल एग्जांपल है। ये आप पैरामेट्रिक के थ्रू भी बॉटम अप एस्टिमेटिंग कर सकते हैं, मतलब ड्यूल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं। और इसके अलावा एनालॉगस भी हम कंसीडर कर सकते हैं बॉटम अप एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि एक्टिविटी की जो एस्टिमेशन होगी वो एनालॉगस या पैरामेट्रिक के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं, जिस तरह 3 पॉइंट एस्टिमेशन है, पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा उसका कंसेप्ट कि वो एस्टिमेशन हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग, 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग में बेसिकली हमें 3 किस्म की एस्टिमेटेड वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। एक मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जाना है फरीदगेट तक। एक बंदा जी आपको कहता है कि जी इधर से अगर आप बाइक पे जाएं आप 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर आप 10 या 15 की स्पीड पर जाओ तो आप 20 मिनट में 5 मिनट में फरीदगेट पर पहुंच जाओगे। असल में उसने अपनी एक अप्रोच बता दी कि आप इतनी स्पीड में जाओगे, कंटिन्यूसली आपकी स्पीड जो कांस्टेंट रहेगी 5 पे या 10 पे, तो आप 5 मिनट में उधर पहुंच जाओगे। मगर एक बंदा और खड़ा होता है, वो क्लास आपकी क्लास वाले, वो बोलता है नहीं सर इस टाइम ना सड़क पर रश बहुत ज़्यादा होता है, आपको 5 मिनट नहीं, आपको जी मेरे मुताबिक 15 मिनट लग जाएंगे। एक जी उसने अपनी प्रिडिक्शन दी, उसने अब प्रिडिक्ट किया कि जी ये 7 रिस्क एसोसिएट हो सकता है, कि हो सकता है उधर रश हो, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। एक बंदा है जी वो कहता है हो सकता है आपका टायर पंचर हो जाए, तो आपको 5 मिनट और एक्स्ट्रा इसके अंदर इंक्लूड करने चाहिए। एक बंदे ने 5 मिनट बोला, एक ने जी बोला 15 मिनट, और जो थर्ड बंदा था उसने कहा जी आपका टायर पंचर हो सकता है जी आपको 25 मिनट लग जाए। आपको इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए ना 25 मिनट आपको शामिल करना चाहिए। जब इस तरह का सिनेरियो हो, आपके पास इस तरह की 2-3 वैल्यूज़ हों, तो उससे आप किस तरह एग्जैक्ट असल वैल्यू की करीब तरीन वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए ये मुख्तलिफ मेथड्स तैयार किए गए थे 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग के, जिसमें ट्राइएंगुलर 3 पॉइंट एस्टिमेशन, पर्ट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। इस तरह अगर आपके पास सिनेरियो आए, आपको मतलब मुख्तलिफ अप्रोचेस दी जाए जिनके थ्रू आपने एस्टिमेटिंग करनी है, तो आप इन फार्मूलाज के ज़रिए करीब तरीन वैल्यूज़ के कैलकुलेट या एस्टिमेट कर सकते हो। ट्रायंगुलर का फार्मूला क्या है? ट्रायंगुलर में होता है इस तरह है कि जी हमने ये जो 3 वैल्यूज़ थी हमारी, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, इनका सम करना है और उन्हें डिवाइड कर देना है 3 पर।
जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ट्रायंगुलर 3 पॉइंट एस्टिमेशन के फार्मूले में सीई क्या चीज़ है, कॉस्ट एस्टिमेट, मतलब जो वैल्यू हमने एस्टिमेट करनी है एक्टिविटी की वो है, वो किसके इक्वल होगा, ये देखें सी ओ लिखा हुआ है। ओ क्या चीज़ है, ओ शो कर रहा है ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू को। ऑप्टिमिस्टिक इस तरह है कि जिस तरह जी एक बंदे ने हमें, पहले बंदे ने कहा था कि जी वो 5 मिनट में फासला तय कर लेगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो 5 मिनट ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है सी एम। सी एम ये कोस्ट है मोस्ट लाइकली, और सी पी क्या चीज़ है, पेसिमिस्टिक। इनका जब हम सम करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे 3 पर, तो ये 3 पॉइंट एस्टिमेशन बन जाएगा। उसके बाद बीटा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन या पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसमें सिंपल मोस्ट लाइकली को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 6 से। ऊपर 3 से डिवाइड किया था, इधर हम डिवाइड करेंगे 6 से। ये आपको ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6, तो ये पर्ट का हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसके थ्रू हम पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ कि एग्जांपल इधर मैंने एक कोट की है। उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये दोनों जो आपको बताएं, 3 पॉइंट एस्टिमेशन या बीटा या पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। 3 पॉइंट एस्टिमेशन को ट्रायंगुलर एस्टिमेशन भी कहते हैं और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये सेम नाम ही है, चाहे 3 पॉइंट कह लो चाहे ट्रायंगुलर कह लो, बीटा को चाहे पर्ट कह लो, ये बेसिकली डिफरेंट नाम इस्तेमाल किए गए हैं इन दोनों टेक्निक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ये मैंने वैल्यूज़ दी है ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली की। ये 1500, 2400 और 3000 आपको नज़र आ रहा है। इससे हम पहले 3 पॉइंट एस्टिमेशन मैंने कैलकुलेट की है, ये देखें तीनों को सम पहले किया है मैंने 6900 बन गया, उसे डिवाइड 3 से किया है और ये हमारे पास 2300 बन गया। ये 2300 जो हमारे पास वैल्यू हासिल हुई है, ये 3 पॉइंट एस्टिमेशन की है। इसके बाद बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल फ़र्क आपको ये बताया था कि उसमें मोस्ट लाइकली को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे 6 से। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने 2400 को मल्टीप्लाई किया है 4 से और ये डिवाइड में 6 आपको नज़र आ रहा है। सिंपल आप उसे कैलकुलेट करोगे, ये 2350 रुपीज़ हमारे पास हासिल हुए एस्टिमेटेड कॉस्ट जो ऊपर वैल्यूज दी गई थी उसके मुताबिक। तो ये हमारे पर्ट के थ्रू हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू निकल आई उस एक्टिविटी की। ये डिफरेंट मेथड हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे अपने एस्टिमेशन के लिए। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए आपके पास, मतलब 3 वैल्यूज़ हों, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा एस्टिमेट कॉस्ट की टूल्स एंड टेक्निक में एक डेटा एनालिसिस इस्तेमाल होता है। डेटा एनालिसिस 3 तरह के इस्तेमाल होते हैं। अल्टरनेटिव एनालिसिस है। अल्टरनेटिव एनालिसिस किस तरह ये हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह हमें एक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फिर सोचते हैं कि यार ये मशीन की कॉस्ट इतनी है, अगर हम किसी और सोर्स से वो मशीन ख़रीदें या फिर उस मशीन को रेंट पर लें, तो क्या चीज़ बेहतर रहेगी, उस मशीन को ख़रीदना या उसे रेंट पर हायर करना। तो ये अल्टरनेटिव हम इधर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन सी चीज़ कॉस्टिंग के दौरान, एस्टिमेशन के दौरान हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी, हमारी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उसे अंडर बजट रखे, मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है अपने स्पॉन्सर की तरफ से उसके अंदर हम रहें। उसमें अल्टरनेटिव एनालिसिस हम करेंगे। रिज़र्व एनालिसिस, रिज़र्व आपको जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से जी, एक कॉन्टीजेंसी है और मैनेजमेंट रिज़र्व है। कॉन्टीजेंसी होता है जी
नाउन रिस्क के लिए हम एक पार्ट एस्टिमेट करते हैं जी, कॉन्टीजेंसी रिज़र्व। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के लिहाज से भी आप अपने एस्टिमेशन में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अलग से एक्टिविटी वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट रिज़र्व होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के लिहाज से आप इस्तेमाल करेंगे। मैनेजमेंट रिज़र्व बेसिकली जो अननोन रिस्क होते हैं उनको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारे प्रोजेक्ट बजट का पार्ट नहीं होता, ये अलग से वैल्यू मेंशन होती है। मगर जो कॉन्टीजेंसी रिज़र्व होता है वो हमारे बजट का पार्ट होता है। हमारा बजट असल में एस्टिमेशन कॉस्ट प्लस कॉन्टीजेंसी रिज़र्व इज़ इक्वल टू प्रोजेक्ट बजट। इन दोनों का सम प्रोजेक्ट बजट कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो स्पेसिफिकेशन दी है उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट हमारी लागत लगती है। उस लागत को उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। अगर हमें इस क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो उसके लिए कौन सी कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है, ये अपने एस्टिमेशन में हम चीज़ ऐड करेंगे। जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है उसके लिहाज से हम कॉस्टिंग करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे। उसके बाद जी आगे टूल्स एंड टेक्निक में इस्तेमाल किया गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर या डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाते हैं। जिस तरह प्राइमावीरा आजकल बहुत इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, ऑफिस है, उसमें एक्सेल हम इस्तेमाल करते हैं अपनी एस्टिमेशन के लिए। इस तरह डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उसे PMIS या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। डिसीजन मेकिंग जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जिस तरह सिनेरियो आपके पास आ जाए एस्टिमेशन के लिए, जिस तरह वो 3 पॉइंट वाला आ गया था, 3 मतलब आपको एस्टिमेशन कॉस्ट आ गई थी। अब डिसाइड करना था कौन सी एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। उसके लिए डिसीजन करने के लिए आपको ने 3 पॉइंट एस्टिमेशन की या बर्ट एनालिसिस किया। इसके अलावा और भी टेक्निक है डिसीजन मेकिंग के लिए, जिस तरह आप वोटिंग कर सकते हो, अपने एक्सपर्ट जजमेंट के थ्रू डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सकते हो, कोई ओपिनियन लेके एक्सपर्ट से। तो ये डिफरेंट डिसीजन मेकिंग की तरीक़ाकार है जो हम इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिसीजन ले सकता है कॉस्ट एस्टिमेशन के लिहाज से। टूल्स एंड टेक्निक हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आउटपुट हमारे पास क्या हासिल होगा, जिस तरह आपको पहले इनपुट्स बताएं, उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक हमने अप्लाई की। उस टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ हासिल होगी, उसमें नंबर 1 है कॉस्ट एस्टीमेट, नंबर 2 है बेसिक ऑफ एस्टीमेट्स, नंबर 3 है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स। बेसिकली ये सारा हम टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे, कॉस्ट एस्टीमेट बनाने के लिए। आउटपुट में वही चीज़ हमारे पास हासिल होगी। ये देखिए आप कॉस्ट एस्टीमेट लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पे। बेसिक ऑफ एस्टीमेट क्या चीज़ है, सपोर्टिंग डिटेल फॉर कॉस्ट एस्टीमेट्स में इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेसिक basis of estimate, how it was developed, documentation of all assumption made, documentation of all non-constant, documentation of identify risk include when estimating cost, identification of range of possible estimates $, plus 10% to indicate that item expected cost between range of values, indications of confidence level of final estimates। ये बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स में चंद एक पॉइंट्स हैं जो हम इंक्लूड्स करेंगे। प्रोजेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स, जिस तरह इनपुट्स में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो उन डॉक्यूमेंट्स को हम अपडेट कर देंगे। आगे आगे अजम्पशन लोग अपडेट हो रहा है, लेसन लर्न रजिस्टर हो रहा है और रिस्क रजिस्टर हो रहा है।
एस्टिमेट कॉस्ट इनपुट प्रोजेक्ट शेड्यूल। ये आपको थर्ड नंबर पॉइंट एक नज़र आ रहा है, कॉस्ट इज ऑलवेज टाइम बाउंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी आपको कॉस्ट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा उसके साथ साथ कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी। टाइम का जो स्पैन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस्ट के साथ। जिस तरह जी हमारे स्पॉन्सर ने हमें रिक्वायरमेंट दे दी है कि जी आपने ये प्रोजेक्ट कम से कम दिन में कंप्लीट करके देना, कांस्टेंट एक लगा दिया ड्यूरेशन का, तो उसके लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज हायर करने पड़ेंगे, हो सकता है महंगे रिसोर्सेज हायर करने पड़ें, तो ये कोर्स इफ़ेक्ट करेगी शेड्यूल के लिहाज से। तो आपने शेड्यूल को अपने कांस्टेंट को भी देखते हुए एस्टिमेशन अपनी तैयार करनी है। बाकी एस्टिमेट एक्टिविटी कॉस्ट क्या चीज़ है? हु विल वर्क ऑन ईच एक्टिविटी टाइप एंड क्वांटिटी। एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या चीज़ है? हाउ लॉन्ग एक्टिविटी विल टेक ड्यूरेशन। एस्टिमेट कॉस्ट क्या चीज़ है? हाउ मच प्रोजेक्ट विल कॉस्ट बाय कंबाइनिंग ऑल एक्टिविटीज़। बाकी इनपुट्स में एक हमने पढ़ा था रिस्क रजिस्टर। रिस्क रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? रिस्क रजिस्टर में बेसिकली रिस्क आप रिस्क सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद उसका जायज़ा लोगे कि किस कैटेगरी का ये रिस्क है, हाई है, लो है, मीडियम है, कैटेगराइज करोगे रिस्क को। उसके बाद आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसके ऊपर करोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप प्लान करोगे कि उस रिस्क का आपने रिस्पॉन्स क्या देना है, प्लान करोगे। प्लान करने के बाद एग्जीक्यूशन स्टेज में जो आपने प्लान किया होगा वो इम्प्लीमेंट करोगे अपना प्लान, अगर वो रिस्क अकर होता है तो। और मॉनिटर रिस्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मॉनिटर रिस्क में होता है आप थ्रू आउट प्रोजेक्ट के साथ साथ जो रिस्क आपने प्लान किए होते हैं या न्यू रिस्क अकर होते हैं, अननोन रिस्क अकर होते हैं, उसे आप साथ साथ मॉनिटर भी करोगे। रिस्क रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें हम शामिल करते हैं? सबसे पहले जी रिस्क की डिस्क्रिप्शन हम बता देंगे, उसकी कैटेगरी बता देंगे, लो है, मीडियम है, हाई है। उसके बाद जी पोटेंशियल रिस्क ओनर हम बताएंगे कि बेसिकली ये किस साइड से रिस्क आ सकता है। लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज हम रिस्पॉन्स प्लान अपना बता देंगे कि इसमें अगर ये रिस्क अकर हो तो हम उसके रिस्पॉन्स में क्या चीज़ करेंगे। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्क रिस्पॉन्स में चंद एक एक्शंस मेंशन करता है। अगर रिस्क अकर हो तो वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करेगा उस रिस्क के लिए, उसे अवॉइड करेगा, अगर आता है तो वो रिस्क रिस्पॉन्स में लिख देता है जी अगर आएगा तो देख लेंगे। ट्रांसफ़र करना है उस रिस्क को, मतलब वो रिस्क आएगा कोई और बंदा उसे हैंडल करेगा। मिटिगेट, मिटिगेट होता है उसके इफेक्ट को कम करना, कि अगर वो रिस्क आया प्रोजेक्ट मैनेजर उसके रिस्क को के इम्पैक्ट को कम किस तरह करेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है कि अगर रिस्क आया, अगर आएगा तो फिर देख लेंगे। एक्सेप्ट का मतलब ये है जैसे वो रिस्क अकर हुआ उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है अपने रिस्क रजिस्टर में। ये चंद एक चीज़ें हैं जो हम अपनी एक स्ट्रेटजी जो हम रिस्क को हैंडल करने के लिए बनाएंगे, वो टोटल स्ट्रेटजी हम अपने रिस्क रजिस्टर में मेंशन करेंगे। रिस्क रजिस्टर बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का एक डॉक्यूमेंट है जो कि आप मेंटेन करोगे अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट के इनिशिएटिंग फेज से लेके क्लोजिंग स्टेज तक।